हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका इस चैनल फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट अ करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन तीनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे ढंग से समझा सकूं और हम इस पूरे वीडियो में तीनों टॉपिक्स को पीपीटी के थ्रू समझेंगे, जिससे मैं आपका समय भी सेव कर पाऊंगा और कम समय में मैं आपको ज़्यादा बातें सिखा भी सकूंगा। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो किसी सर्किट में या किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और करंट की वैल्यू मान लो बहुत कम भी है, तो भी छोटे से छोटे करंट को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट या फिर मेजर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव होता है, ये बहुत सेंसिटिव है। छोटी से छोटी करंट में भी गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है और इसी कारण इसको छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। हमने पिछले वीडियो में यह सीखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उस करंट कैरिंग लूप पे एक टॉर्क एक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क अप्लाई करती है और उस टॉर्क की वजह से जो करंट कैरिंग लूप है वो रोटेट करता है, घूम जाता है। उस केस में अगर m हमारे करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, b अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तब लगने वाला टॉर्क t होता है m क्रॉस b। और इसको लेकर के हमने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी इसी बात पे ही बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है जिसे हम कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और इस कॉइल से जब हम वह करंट फ्लो कराते हैं जिसे हमें मापना होता है या फिर हमें डिटेक्ट करना होता है, तब हमारे गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। एक गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट भी होती है जिसका काम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में यही करंट कैरिंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर की है जब आ जाएगी, तब इस पे टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क एक्ट होने के कारण इस कॉइल में रोटेशन आता है। इसी कॉइल से कनेक्टेड एक इंडिकेटर होती है जो साथ में मूव करती है और हमें करंट को डिटेक्ट करके बता देती है। तो मैं आपको अभी इस गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में काफी डिटेल में समझाता हूं, आप समझिए। देखिए, यहां पर आपको इस ड्राइंग में एक सिलिंड्रिकल शेप में एक बॉडी नजर आ रही है ना। इसे हम कहते हैं कोर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये हमारे गैल्वेनोमीटर का कोर कहलाता है और ये आयरन की बनी हुई होती है, इसे हम आयरन कोर कहते हैं। इसी आयरन कोर में हम गैल्वेनोमीटर की वाइंडिंग को बांधते हैं। अगर मान लिया जाए आपके पास एक वायर है और आपको उसकी वाइंडिंग बनानी है, तो आपको डेफिनेटली कोई बॉडी तो चाहिए ना जिसके चारों तरफ आप वायर को बांधेंगे। बिना किसी बॉडी के आप कैसे वायर को बांध सकते हैं? ठीक उसी तरीके से जो गैल्वेनोमीटर की जो वाइंडिंग होगी, जो इसका कॉइल होगा, उसको भी बांधने के लिए एक बॉडी चाहिए जिसके चारों तरफ बांधा जाएगा। और इस केस में हम इसी आयरन कोर पे उसी गैल्वेनोमीटर की कॉइल को बांधा करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क शेड में जो नजर आ रहा है, यही हमारी गैल्वेनोमीटर की कॉइल है। जो आपको यहाँ पे जो डार्क शेड नजर आ रहा है ना, इसी को ही हम कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल। इसको एक बार और भी मैं आपको ड्राइंग के थ्रू दिखा सकता हूं। यहाँ पर आप देखिए, एक सिलिंड्रिकल शेप में एक आयरन बॉडी नजर आ रही है आपको, और इसी बॉडी में जो आपको डार्क शेड नजर आ रहा है, यही डार्क शेड हमारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जिसको हमने इस कोर पे बांधा हुआ है। अब जिस करंट को हमें मेजर करना है या फिर डिटेक्ट करना है, उस करंट को हमें इस कॉइल से फ्लो कराना है। तो आप देखिए, मान लो मुझे इस आई करंट को मापना है, तो इस आई करंट को हमें इस कॉइल से फ्लो करवाना होगा जिसकी
मदद से हम इस कॉइल को एक मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका बिहेवियर एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह हो जाएगा। अब क्योंकि इसे रोटेट करना है, इसे हमें रोटेट करना है, तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में इस कोर को रखते हैं, जिसके कारण उस मैग्नेट के दो पोल से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क डेवलप कर पाएगी। तो आप देखिए इस कोर को हमने मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा हुआ है। मैं ये मान लेता हूं कि लेफ्ट वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, राइट वाला जो पोल है वो साउथ पोल है। तब इस केस में नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये करंट कैरिंग कॉइल आ जाएगी तब इस पे टॉर्क एक्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है, अगर मैं इससे करंट फ्लो करा दूं तो इसका बिहेवियर मैग्नेटिक डायपोल की तरह हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण उस पर टॉर्क एक्ट करेगा और उसका घूमना स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में जो हमारे मैग्नेट के दो पोल्स हैं उनका फेस सिलिंड्रिकली कट है। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो हमारे मैग्नेट के दो पोल्स हैं उनका जो सरफेस है, उनका जो फेस है वो सिलिंड्रिकली कट किया गया। आप यहां पर देखिए उनको सिलिंड्रिकली कट किया गया है। सिलिंड्रिकली कट करने के पीछे का एक खास कारण है। वो खास कारण ये है कि सिलिंड्रिकली कट होने के कारण यहां पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल बन पाती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मैं आपको एक दूसरे ड्राइंग के थ्रू समझाता हूं। यहां पर आप पहले ड्राइंग में देखिए, हमारे पास यहां पर जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं उनका जो फेस है वो फ्लैट है, और इस दौरान बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो यूनिफॉर्म है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट में सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड की है। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहां ड्रॉ की है वो सब इक्वल डिस्टेंस में है एंड पैरेलल हैं, और इस तरह की लाइनें हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं। बट गैल्वेनोमीटर के ऑपरेशन के लिए हमें इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। हमें किस तरह की चाहिए? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करने के लिए यहां पर जो मैंने एक मैग्नेट के दो पोल्स लिए हैं उनके फेस को हमने सिलिंड्रिकल रखा है, और सिलिंड्रिकल रखने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो कुछ इस तरह की बनी है, और इसी तरह की फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे समझाने के लिए मान लो ये नॉर्थ पोल का फेस है सिलिंड्रिकल फेस, और ये साउथ पोल का है। अगर मैं इन दोनों फेस को मिला दूं तो बेसिकली मुझे एक होलो सिलेंडर मिलेगा। आप इस ड्राइंग से भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों फेस आपस में मिल जाएं, अगर ये दोनों पोल्स को मैं आपस में जोड़ दूं तो बीच में मुझे एक होलो सिलेंडर ऑब्जर्व होगा। अब इस होलो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब उसी सर्कल के रेडियस के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाए तब बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कह पाएंगे। और गैल्वेनोमीटर में हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की ही रिक्वायरमेंट होती है, और इसी वजह से हम यहां पर गैल्वेनोमीटर की जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं उनको सिलिंड्रिकली कट करते हैं। अब यहां पर एक बात यह समझनी जरूरी है कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो हर एक पोजीशन में, हर एक ओरिएंटेशन में गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क। इसका यह मतलब है कि इन सिचुएशंस में बनने वाला जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू समझाता हूं। आप यहां पर देखिए, इस ड्राइंग में देखिए, इस ड्राइंग में ये मेरा कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, और मान लो एक पर्टिकुलर सेंस में करंट फ्लो हो रही है, और उस सेंस में मैं मान लो अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करता हूं, तो जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगी, और ये मेरा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब इस कॉइल में हमने जिस सेंस में करंट फ्लो कराया है उस सेंस में मान लो मैंने राइट हैंड के पाम को टर्न किया, तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन इस एरो के अलोंग आ गया। अब आप देखिए कि इस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का
इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ रहने वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर मान लेते कि हमारे कॉइल का ओरिएंटेशन कुछ और होता, तो कोई दूसरी फील्ड लाइन होती जो अगेन उस केस में बनने वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती। मान लेते कि ये जो हमारी कॉइल है ऐसे ओरिएंटेड ना होकर के ऐसे ओरिएंटेड होती, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लो उस तरफ होता है थंब के अलोंग, तब उस केस में यहां पे जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती उसके साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगल 90 डिग्री हो जाता, और उस केस में अगेन हमारे कॉइल में लगने वाली टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। तो इस कारण से हुआ क्या कि जो टॉर्क की वैल्यू है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा। m क्रॉस b टॉर्क की वैल्यू होती है, एंड टॉर्क t हो जाएगा mb साइन थीटा। तो यहां पर एक बात तो समझ में क्या आती थी हमको कि mb साइन थीटा जो टॉर्क की वैल्यू है, इसमें टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा है। फॉर डिफरेंट थीटा टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तब इस केस में हमको अलग अलग एंगल में अलग अलग टॉर्क की वैल्यू मिल रही है। गैल्वेनोमीटर में हम चाहते हैं कि कॉइल में लगने वाली टॉर्क एंगल थीटा पे डिपेंड न करे और हर बार लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम हो, और इसी खास वजह के कारण हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म की है वो रेडियल है। और इसी बात को देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो हमारे गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसको एक आयरन सिलिंड्रिकल कोर पे बांधा जाता है और उसको सस्पेंड किया जाता है सिलिंड्रिकली कट मैग्नेट के बीच में, जिससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो। और इसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के बीच में रहने वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और जिसके कारण जो डेवलप टॉर्क होगी वो हमेशा मैक्सिमम होगी। यहां पर एक बात और समझनी चाहिए आपको कि जो कोर है जिसके ऊपर हमने गैल्वेनोमीटर के कॉइल को बांधा हुआ है उसको आयरन का क्यों बनाया गया, वाई आयरन? इसके पीछे की खास वजह है। वजह यह है कि जब गैल्वेनोमीटर का कोर घूमेगा, जब कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होते हुए वो रोटेट करेगी, तब वहां पर किसी भी तरह का वाइब्रेशनल इफेक्ट ना आए, जो रोटेशन है वो स्मूथली हो। और इसी कारण वहां पर हमको हर तरह के डैम्पिंग को, वहां पर डैम्पिंग की मदद से हमको बेसिकली वाइब्रेशनल इफेक्ट को रिड्यूस करना है। और इसी वजह से यहाँ पर जो कोर है हमारे गैल्वेनोमीटर का उसको आयरन का बनाया गया है। आयरन के बनाने के कारण क्या होता है कि हमारी कोर भारी हो जाती है, और कोर के भारी होने के कारण वहां पर डैम्पिंग काफी अच्छे से हो पाता है, और जिसके कारण वहां पर वाइब्रेशनल इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता और इंडिकेटर की मूवमेंट काफी स्मूथली हो पाती है। आप यहाँ पर ये भी देखिए कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर की जो कोर है उसके साथ सेंटर पे इंडिकेटर लगा हुआ है। तो अगर टॉर्क के कारण कॉइल घूमती है तो कॉइल के साथ हमारा कोर भी घूमेगा, कोर घूमेगा तो ये इंडिकेटर भी घूमेगी, और ये इंडिकेटर बेसिकली एक स्केल के ऊपर पॉइंटेड रहता है। तो अगर हम अलग अलग वैल्यू की करंट फ्लो कराते हैं तो अलग अलग करंट होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग होगी। m की वैल्यू अलग होने से टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतना बड़ा m होगा, जितना बड़ा m होगा उतनी ज्यादा टॉर्क होगी, उतना ज्यादा रोटेशन आएगा, और उस कारण से यहां पर पॉइंटर की मूवमेंट उतनी ज्यादा देखने को हमें मिलेगी। तो ये बेसिकली हमारे गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन यहां पर जो कोर है हमारे गैल्वेनोमीटर का वो कंटिन्यूअसली घूमता ना रह जाए, इसीलिए उस कोर को हम बेसिकली एक वायर की मदद से बांध देते हैं, और ये वायर बेसिकली होती है ब्रोंज फॉस्फोरस वायर। ब्रोंज फॉस्फोरस वायर लेने के पीछे का भी कारण हम समझेंगे कि क्यों हमने ब्रोंज फॉस्फोरस वायर को लिया हुआ है। बट होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए जो करंट हमने फ्लो करवाया है उसके कारण इस कोर में प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है वो इसको मान लेते इस पर्टिकुलर सेंस में रोटेट कर रहा है। आप इस एरो को देखिए, और ये जो एरो है ये शो कर रहा है रोटेशन को ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क का मतलब ये है कि इन पोल्स के द्वारा डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड ने इस टॉर्क को डेवलप किया हुआ है ना। तो ये जो टॉर्क है
या जो मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप्ड टॉर्क है वो हमारे कोर को इस पर्टिकुलर सेंस में रोटेट कर रही है ना। लेकिन ये जो वायर है जिसके साथ हमने कोर को बांध दिया है उसमें ट्विस्ट आएगा, वो मुड़ेगी और मुड़ने के कारण उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क का प्रोडक्शन होगा। वो ट्विस्ट होने के कारण कॉइल के फर्दर रोटेशन को अपोज करेगी और एक इक्विलिब्रियम तक पहुंचा देगी जहां पर हमारा इंडिकेटर का फर्दर मूवमेंट रुक जाएगा। अगर ये वायर ना होती तो क्या होगा, तो हमारा कोर कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, तो फिर आप रीडिंग लेंगे कैसे। और इसी कारण से इस कोर को एक वायर के साथ बांध दिया जाता है। आपको यहाँ पे जो स्पाइरल फॉर्म में वायर नजर आ रही है, तो जितना घूमेगा कोर उतना ज्यादा हमारी वायर में ट्विस्ट आएगा और उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो उसे ओपोज करे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोर करना मतलब अपनी एक्चुअल स्टेट में लाने वाला टॉर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क का क्या काम है, इसे घुमाना, और वायर में डेवलप टॉर्क का काम क्या है, इसको घूमने से रोकना, इसलिए इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जब हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तब उसका बिहेवियर मैग्नेटिक डायपोल की तरह होगा और मैग्नेटिक फील्ड के होने के कारण उसमें टॉर्क एक्ट करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी, दैट इज एम बी साइन थीटा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण थीटा की वैल्यू कॉइल की हर ओरिएंटेशन में 90 डिग्री होगी। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। m की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, इट्स वैल्यू इज NIA, जहां पर n होती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, I करंट थ्रू द कॉइल एंड A होता है एरिया ऑफ द कॉइल। तो डेफिनेटली m की जगह पे मैं NIA पुट कर सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी जगह पर है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड ने जिस टॉर्क को डेवलप किया है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो उस कोर को घुमाने वाला है, उसकी वैल्यू हो गई NIAB एंड लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1। अब जैसा कि हमने कहा कि जो कोर है हमारे गैल्वेनोमीटर का, इट इज कनेक्टेड विथ अ सस्पेंडेड ब्रोंज फॉस्फोरस वायर, जिसके कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क का डेवलपमेंट होगा और उस कोर के रोटेशन को वो अपोज करेगा। एक्चुअली में एक वायर में डेवलप्ड रिस्टोरिंग टॉर्क उसके एंगल ऑफ ट्विस्ट पे डिपेंड करती है। एक वायर को आप जितना मोड़ेंगे, जितना ट्विस्ट करेंगे, उसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क का डेवलपमेंट होता है। तब उस हिसाब से अगर मैं ये कहता हूं कि अल्फा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तब उस केस में डेवलप्ड रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू T डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट अल्फा के साथ। मतलब एक वायर को आप जितना मरोड़ोगे, जितना मोड़ोगे, उसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क का डेवलपमेंट होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हमने T डैश के साथ शो किया हुआ है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा जो प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट कर दे। तब इस केस में हम यहाँ पे कांस्टेंट C मल्टीप्लाई करते हैं और C को हम कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। और टॉर्सनल कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ब्रोंज फॉस्फोरस वायर के लिए, जो बेसिकली इसको एक अच्छा चॉइस बनाती है, और इसको लेकर के मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो C को हम क्या कहते हैं, C को हम कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, अगर मान लो हमारे कोर का या कॉइल का फर्दर रोटेशन थम चुका है, अगर उसमें अब किसी तरह का फर्दर रोटेशन नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम आ चुका है या कोर घूमना बंद कर चुकी है फर्दर, तब इस केस में नेट टॉर्क की वैल्यू एच पर द न्यूटन्स लॉ 0 हो जानी चाहिए। इसका यह मतलब है कि जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है, एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क हमारी वायर भी कर रही है। तब उस हिसाब से T एंड T डैश दोनों की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। नाउ T की जगह में लिख देता हूं NIAB, जो मेरा इक्वेशन 1 था, एंड T डैश की वैल्यू हो गई C अल्फा, जो हमारी इक्वेशन 2 है। अब उस हिसाब से अगर मैं देखूं करंट I की वैल्यू कितनी हो जाती, करंट I हो जाएगी C अपॉन NAB इंटू अल्फा। और यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो करंट की वैल्यू अल्फा के साथ डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि हमारे कोर में जितना रोटेशन आएगा और जितना घूमेगी उतनी ज्यादा उस कॉइल से, मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल से करंट फ्लो हुई होगी। मतलब मान लेते कि अगर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है और रोटेशन मान लो 5 डिग्री का आया है ना, मान लो हमने कोर के थ्रू जो करंट फ्लो कराया है उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर है और मान लो एंगल जो रोटेट हुआ वो 5 डिग्री का हुआ, तो अगर आप 1 मिली एम्पियर की जगह पे 2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कराओगे तो 5 डिग्री की जगह में रोटेशन कितना आएगा, 10 डिग्री का। 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे तो रोटेशन की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा रोटेशन, उतना ज्यादा हमारी कोर घूमेगी, उतना ज्यादा इंडिकेटर की मूवमेंट होगी। और इसी तरह से हम कैलिब्रेट करके एक स्केल बना सकते हैं और स्केल के थ्रू हमको हमारे करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तब इस हिसाब से आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि आई की वैल्यू एंगल ऑफ ट्विस्ट और द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कोर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। करंट जो है वो अल्फा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड आई की वैल्यू कितनी आ रही है, C अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। इस कांस्टेंट को देखा जाए तो वायर की कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल भी कांस्टेंट है। जहां तक एरिया का सवाल है, कॉइल की एरिया की वैल्यू भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ फैक्टर नजर आ रहा है एक कांस्टेंट है और इसी कारण से इसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। C अपॉन एन इंटू ए इंटू बी को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एंड दिस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा मेक्स द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूजफुल फॉर करंट मेजरमेंट। बिल्कुल ये बात मैंने आपसे कही कि अगर करंट की वैल्यू को डबल करोगे तो अल्फा ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, करंट की वैल्यू को ट्रिपल करोगे तो अल्फा की वैल्यू भी ट्रिपल हो जाएगी। तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप हमने देखा, ये लीनियर रिलेशनशिप के कारण ही हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे मैं समझाता हूं। यहां पर हमें दो पर्टिकुलर बातें समझनी है, जिसमें एक को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी और दूसरे को हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इन्हीं सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए ही एक्चुअली में ब्रोंज फास्फोरस वायर को यूज किया जाता है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपको समझाने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नाउ करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि कितनी करंट से या कितनी करंट के फ्लो होने से कॉइल में कितना रोटेशन आएगा। दैट मीन्स कितना ट्विस्ट आया है हमारी वायर में या फिर हमारी जो कोर है कितना घूमी है पर यूनिट करंट को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यूनिट करंट के बहाव के दौरान उस कोर में कितना ट्विस्ट आएगा, कितना वो घूमेगी, कितना वो रोटेट होगी, उसी क्वांटिटी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। देखो अगर कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव है तो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करेगी और कम सेंसिटिव है तो वो जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो मान लो मैं बहुत छोटा सा करंट फ्लो कराता हूं, एकदम छोटा सा करंट है, आई की वैल्यू काफी छोटी है और अल्फा लार्ज है, आप क्या कहेंगे कि वो डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव है कि नहीं। अब थोड़ी सी करंट फ्लो कराई और फट से रोटेशन आ गया, हमारी जो इंडिकेटर है वो फट से घूम गई। मतलब तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि छोटे से छोटे करंट के लिए भी हमारे जो डिवाइस है वो वहां पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर मान लेते आप काफी करंट फ्लो करा रहे हो बट फिर भी अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, आप क्या कहेंगे, अरे यार इतनी करंट फ्लो कराई तो भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, दैट मीन्स उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो उतने अच्छे ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली अल्फा बाय आई हमें इस बात को बता रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की तरफ कितना सेंसिटिव है। सो नाउ अभी हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन सीखा था दैट आई इक्वल्स टू C अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा, तो मुझे रिक्वायरमेंट है अल्फा अपॉन आई की, तो अदर जो क्वांटिटीज हैं उनको मैं एक दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है अल्फा अपॉन आई की वैल्यू एन बी ए अपॉन सी। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा, हमने लिखा
कि जो आई एन ए बी की जो वैल्यू है वो सी थीटा के बराबर है, और सॉरी सी अल्फा के बराबर है, तब उस केस में आप खुद देखिए अल्फा अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज कमिंग टू बी एन ए बी अपॉन सी। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो सी की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। यहां पर एक बात क्लियरली विजिबल है दैट करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सनल कांस्टेंट, और सी की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव रहेगा। और ब्रोंज फास्फोरस वायर की टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू वाकई में काफी स्मॉल होती है, तो सी क्योंकि काफी छोटा होता है तो सेंसिटिविटी की वैल्यू काफी हाई होती है, और हम एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की डिजाइनिंग कर पाते हैं। और इसी कारण से जो चॉइस है वायर का वो है ब्रोंज फास्फोरस वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रोंज फास्फोरस वायर के पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक बात एकदम क्लियर है कि जो करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि हम हमारी गैल्वेनोमीटर के कॉइल में जितनी बार वायर को लपेटेंगे, जितनी ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स रहेगी, सेंसिटिविटी की वैल्यू भी अगेन उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो अल्फा बाय आई की वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू डबल हो जाएगी। एन की वैल्यू को ट्रिपल कर दें तो अगेन सेंसिटिविटी की वैल्यू भी ट्रिपल हो जाएगी। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो आपको डबल लेंथ की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी। इसके अलावा डबल लेंथ की वायर लोगे तो आपका जो टोटल साइज होगा कोर का वो भी बड़ा हो जाएगा, और उसके कारण आपका जो गैल्वेनोमीटर है थोड़ा सा बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए एन की वैल्यू को बढ़ा करके हम बेसिकली सेंसिटिविटी को बढ़ा तो सकते हैं, बट सबसे अच्छा चॉइस क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम सी की वैल्यू को स्मॉल रखें, इससे जितना छोटा होगा अगेन सेंसिटिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे बढ़िया चॉइस है कि सी स्मॉल रहे, बट अगेन सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेम वे में जिस तरह से हमने करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया, एग्जैक्टली सेम वे में हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। यह होता है कितना एंगल का रोटेशन आएगा, कितना एंगल डिफ्लेक्शन आएगा हमारे कोर में पर यूनिट वोल्टेज। अगर आप गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट फ्लो करा रहे हो तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज का तो मेंटेनेंस होगा ना, बिना वोल्टेज के करंट कैसे फ्लो करेगी। करंट तो इफेक्ट है बट कॉज कौन है, दैट इज द वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज आपने गैल्वेनोमीटर के दो एंड के अक्रॉस अप्लाई किया है, तो पर यूनिट वोल्टेज में कितना डिफ्लेक्शन है, कितना रोटेशन है, कितना ट्विस्ट आ रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। तो यहां पर आप देखो अल्फा हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है अपॉन कैपिटल वी, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये हमारे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। ओम्स लॉ की मदद से मैं वी की जगह में आई आर पुट कर सकता हूं, जहां पे आर क्या होगी, आर होगी हमारे गैल्वेनोमीटर के कोर के वायर की रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली वोल्टेज V विल बी इक्वल टू I इंटू आर। बट हमने क्या सीखा, अल्फा अपॉन आई तो हमारी करंट सेंसिटिविटी है, तो हम अल्फा बाय आई को एस आई लिख सकते हैं एंड आर अपनी जगह पे रहने दो, और उस हिसाब से हमारे वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए बाई सी इंटू आर। यहां पे एक आर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ जाएगा, और इस फॉर्मूले की मदद से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक, अब यहां पर एक बात आप क्या समझनी है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती, बट करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं करती। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई इसके एक्सप्रेशन में भी तो कैपिटल एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये है कि भाई
अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी के एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है तो फिर क्यों वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करी, क्यों मैंने यहाँ पे n का पावर 0 मेंटेन किया हुआ है? उसके पीछे का कारण आप खुद सोचिए, सोचिए क्या होना चाहिए। कारण ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रही है। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हो, ठीक है, तब उस केस में आपकी वायर की लेंथ डबल होगी कि नहीं? और हम क्या जानते हैं कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर मान लिया जाए नंबर ऑफ टर्न्स डबल किया मैंने, तो उसके लिए मेरी जो वायर की रिक्वायरमेंट थी उसकी लेंथ डबल हो गई, और लेंथ के डबल होने के कारण रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो मतलब अगर n की वैल्यू को मैं 2 टाइम्स करूं तो r की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैं n की वैल्यू को 3 टाइम्स करता हूं तो मुझको 3 टाइम्स लेंथ के वायर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे वायर का रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगेन 3 एंड 3 डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा। तो आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को मेंटेन करते जाएंगे, सिमिलर वे में r की वैल्यू भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी, सच दैट ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी कारण जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखिए कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज आर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और इसी कारण से हम बिल्कुल कह सकते हैं दैट करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स व्हाइल द वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसी के साथ हमारा गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर एंड वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट मापते हैं। अगर मान लो किसी सर्किट के किसी एलिमेंट के थ्रू कुछ करंट बह रही है और उस एलिमेंट से फ्लो होने वाली करंट मुझे मापनी है, तो जिस डिवाइस की मैं मदद लूंगा वो होगा एमीटर। यहां पर एलिमेंट का मतलब ये है कि हमारी सर्किट में जो इक्विपमेंट है वो क्या है। वो कोई एक पंखा हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, टीवी हो सकती है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकती है, कोई वाटर पंप हो सकता है। तो यहाँ पर एलिमेंट का मतलब है कि हमने कौन से इक्विपमेंट को सर्किट में लगाया हुआ है और किस इक्विपमेंट से हम करंट मापना चाहते हैं। एलिमेंट का मतलब मेरा ये था। सो एमीटर बेसिकली करंट मापने के लिए यूज की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट है। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि फिर गैल्वेनोमीटर की भी तो वही यूज थी, गैल्वेनोमीटर को भी तो हम करंट को मापने के लिए यूज करते थे। बट इसमें एक बात यह है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है और इसका जो यूज है बेसिकली स्मॉल करंट के मेजरमेंट के लिए या फिर डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। बट अगर मान लो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, तब उस केस में गैल्वेनोमीटर की हम मदद नहीं लेते। रीजन क्या है कि अगर ज़्यादा करंट आप फ्लो कराओगे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होने वाला टॉर्क भी बड़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होने वाली टॉर्क की वैल्यू है NIAB एंड टॉर्क I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज़्यादा करंट पास करती है तो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी बना बैठेगी और जिसके कारण हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आए, टॉर्क काफी बड़ा बन जाए और उससे हमारी जो फॉस्फोरस की जो वायर थी, जो ब्रोंज फॉस्फोरस वायर थी, वो टूट सकती है और इससे गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो स्मॉल करंट को मापना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गैल्वेनोमीटर सफिशिएंट है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम बड़ी करंट मापें, हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अगर बड़ी है, इन दैट केस वी शुड यूज एमीटर। तो एमीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर की मदद से ही बनाई जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और किस तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, नाउ इसको हम एमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो शुरुआत में AM है ये है एम्पियर।
एक्चुअली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। सो एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स एम्पियर, और एम्पियर क्योंकि करंट की यूनिट होती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि एमीटर की मदद से हम करंट को मापा करते हैं। एक बात आपको जो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि एमीटर को हम उस एलिमेंट के साथ हमेशा और हमेशा सीरीज में लगाते हैं जिसके थ्रू हमें करंट मापना होता है। मान लिया जाए आपको किसी ट्यूबलाइट से फ्लो होने वाली करंट को मापना है, तो आप क्या करेंगे, एमीटर को उस ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट किया करते हैं। इससे एक बात श्योर हो पाती है, वो ये है कि जितनी करंट हम मापना चाहते हैं वो पूरी की पूरी करंट एमीटर से पास करे, तब जाकर के आपको एमीटर उस रीडिंग को दे पाएगा। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखिए, एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। तो आपको जिसकी भी करंट मापनी है उसके साथ एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाइएगा, जो क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जितनी करंट हमारी एलिमेंट के थ्रू पास कर रही है एग्जैक्टली वही करंट हमारी एमीटर के थ्रू भी पास करे। नाउ यहां पे एक बात आप समझिए, मान लेते, सोचना एक बार, आप एकदम ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लेते कि इस करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, मान लेते, जो मैं मापना चाहता हूं। अब 5 एम्पियर की करंट तो मेरी लोड से फ्लो हो रही थी और वो मेरी मापने की इच्छा थी। मैंने क्या किया, लोड के साथ एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया, और मान लेते हैं कि इस एमीटर की कुछ रेजिस्टेंस है, मान लेते कि कुछ इसका रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा कि भैया आपने इस एमीटर को साथ में लोड के कनेक्ट करके इस ब्रांच की रेजिस्टेंस को ही बढ़ा दिया। अब अगर ब्रांच की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, वो तो कम हो जाएगी। मतलब जो करंट हम मापने गए थे हमने उसी करंट को बदल दिया। मैं 5 एम्पियर की करंट फ्लो करवाया था लोड से, और वो मैं जब मापने गया एमीटर की मदद से तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर नहीं आ रही, कुछ कम आ रही है। क्यों कम आ रही है, क्योंकि एमीटर के कुछ रेजिस्टेंस के होने के कारण उसने इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, और क्योंकि ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो सेम वोल्टेज में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर ये मैंने क्या किया, ये मैंने तो उस क्वांटिटी को ही बदल दिया जिस क्वांटिटी को मुझे मापने की इच्छा थी। तब इस केस में डेफिनेटली मेजरमेंट में एरर आएगा। तो आप खुद सोचिए, फिर आइडियल केस में एमीटर के रेजिस्टेंस को कितना रहना चाहिए, आप खुद सोचिए। एमीटर की मैं रेजिस्टेंस क्या मेंटेन करूं कि जिससे मेरे इस ब्रांच में या फिर लोड में फ्लो होने वाली करंट न बदले, आप खुद सोचिए। डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, आंसर होगा 0। इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल कंडीशन में एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर एक रेजिस्टेंस एमीटर की 0 होती है, अगर किसी एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस 0 है, इन दैट केस वो बिल्कुल उस ब्रांच की रेजिस्टेंस को नहीं बदलेगा जिसमें हमको करंट मापना था, और उस केस में आई की वैल्यू इंटेक्ट रहेगी, बिल्कुल वही मेंटेन रहेगी जो एमीटर को लगाने के पहले थी, और इसके कारण हम एकदम सही वैल्यू निकाल पाएंगे। बट हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है ना, न तो कोई आइडियल गैस है न तो कोई आइडियल लिक्विड है, तो एमीटर भी कैसे आइडियल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एमीटर की रेजिस्टेंस जितनी छोटी हो जाए उतनी छोटी मेंटेन कर लो। ठीक है, हम 0 तो नहीं मेंटेन कर पा रहे बट स्मॉल तो जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए रियल केस में, प्रैक्टिकल केस में हम कोशिश करते हैं कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस हो वो स्मॉल हो। सो इन प्रैक्टिस एमीटर्स आर डिजाइंड टू हैव लो रेजिस्टेंस। आपको समझ में आ गया होगा, जितना छोटा एमीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना कम बदलाव आएगा, और करंट की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली कम से कम बदलेगी, तो एरर की जो गुंजाइश होगी वो काफी कम हो जाएगी। और इसीलिए हम एक प्रैक्टिकल एमीटर की रेजिस्टेंस को लो मेंटेन करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सब ठीक है, आगे समझाता हूं। तो देखिए, अब हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करें। हम किस तरह से, जो गैल्वेनोमीटर सिर्फ छोटी करंट माप सकती थी, हम किस तरह से मॉडिफाई करके उसे बड़ी करंट को भी माप पाएंगे। मैं इस बात को आपको समझाता हूं, बिल्कुल समझिएगा। देखिए,
अगर आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हो, आपको क्या करना होगा, जो गैल्वेनोमीटर थी ना हमारी, जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल थी, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल थी और एक मैग्नेट था और तो कुछ नहीं था, तब गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हमको पैरेलल में एक रेजिस्टर को लगाना होगा और इस रेजिस्टर को हम कहते हैं शंट, SHUNT। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा या एक लो वैल्यू वाला रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, जिससे जो हमारी एमीटर है उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू में और कमी आ जाती है। देखो आप लोग ने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सीखा हुआ है, हम जानते हैं कि रेजिस्टर्स को हम लोग बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है। तो अगर आपने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी, क्योंकि वो अब R1 प्लस R2 है। अब अगर इन्हीं दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कंबाइन करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इस केस में जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो R1 से भी छोटी होगी, R2 से भी छोटी होगी। मतलब इस केस में बनने वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 R2 दोनों से छोटा है, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो जब हमें छोटे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है तब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। और इसी कारण यहाँ पे जब मैं शंट को इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में लगाऊंगा तो ओवरऑल एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आएगी, और ये जितना छोटा होगा इक्विवेलेंट वैल्यू इन दोनों की उतनी छोटी होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में दोनों रेजिस्टर्स जिनको मैंने पैरेलल में लगाया है उन दोनों से छोटा होना चाहिए। तो ये जितना छोटा होगा ओवरऑल एमीटर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा छोटी होगी। और यही तो मेरा बेसिकली पर्पस था, मैं तो यही चाहता था। क्या चाहता था कि एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसीलिए हमने पैरेलल में यहाँ पे शंट को लगा दिया और ये छोटा होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दो पैरेलल में, क्या बन गया मेरा अब एमीटर। और इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये दोनों कंबाइनली जो कहलाएगा वो है हमारा एमीटर। ठीक, तो इस बात को मैंने यहां पे लिख दिया है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग it in parallel with a low resistance called a shunt. ठीक, this parallel combination controls the current through the galvanometer, preventing it from exceeding the current that causes full scale deflection of the galvanometer. मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। अब जैसे मान लेते कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अब उसमें अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो उसके कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा, उसमें टॉर्क एक्ट होने के कारण वो घूमेगी। तो डेफिनेटली एक मिनिमम करंट तो है जो उस गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगी। मान लेते हैं 5 मिली एम्पियर की करंट अगर फ्लो होती है गैल्वेनोमीटर की कॉइल से तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप उससे 6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कराओगे तो थोड़ी और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी वो, क्योंकि मेरा गैल्वेनोमीटर में जो फुल डिफ्लेक्शन है, जितना उसको मैं डिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, जहां तक मेरी वायर परमिट कर रही है, अगर वो डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर में अचीव हो रहा है तो उससे ज्यादा करंट फ्लो कराने से मुझे क्या मिलेगा, उससे ज्यादा रीडिंग तो दे ही नहीं सकती। होगा क्या, हो सकता है जो ब्रोंज वायर थी वो टूट जाए, ये गैल्वेनोमीटर फिर हमें रीडिंग नहीं बताएगा। आप 5 मिली एम्पियर की जगह में 7 मिली एम्पियर फ्लो कराओ तो भी वो 5 ही शो कर सकती है, उसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकती है ना। तब इस केस में मेरी जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट ड्रॉ करना चाहती है, या जिस करंट की वैल्यू में मेरी गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो पाती है, मैं नहीं चाहूंगा कि वो करंट इससे एक्सीड हो। ठीक, अब मान लेते हैं कि मुझे 1 एम्पियर की करंट मापनी है, मान लेते हैं मुझे 1 एम्पियर की करंट मापनी है, लेकिन मेरा गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर में मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब 5 मिली एम्पियर की करंट
अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पास कर जाए तो उसके इंडिकेटर में आने वाला डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट, मतलब इसकी कॉइल से फ्लो होने वाली करंट 5 मिली एम्पियर को एक्सीड करे। तो जो एक्स्ट्रा करंट है उसका मैं क्या करूं, उस एक्स्ट्रा करंट को कहीं तो मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा, और वही डाइवर्ट मैं करूंगा इस शंट के थ्रू। मतलब आपने किरचॉफ्स करंट लॉ भी पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट में जितनी करंट आएगी उस पॉइंट से उतनी करंट जाएगी। तो इस जंक्शन में 1 एम्पियर की करंट आ रही है, मैं चाहता हूं गैल्वेनोमीटर से मेरी 5 मिली एम्पियर से ऊपर करंट जाए ना, तो रिमेनिंग जो भी मेरी करंट रहने वाली है वो पूरी की पूरी करंट को मैं शंट से पास करा दूंगा, और उससे मुझे गैल्वेनोमीटर को सेफ करना भी आसान होगा, और मैं उस केस में जो वैल्यू है वो सही बता भी पाऊंगा। तो अब आप इस लाइन को फिर से समझिए या पढ़िए, आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। हमने क्या कहा, दिस कॉम्बिनेशन और दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कंट्रोल्स द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब मेरे गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाली करंट है उसे मुझे कंट्रोल करना है। ये दोनों मिलकर के एमीटर हैं, और इसमें मैं गैल्वेनोमीटर की खाली बात कर रहा हूं। तो शंट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उस करंट को जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही है। इस बात को इंश्योर करते हुए या प्रिवेंट करते हुए कि उससे जो करंट फ्लो हो रही है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाली जो करंट होगी, जिस करंट में हमारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस करंट से गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट एक्सीड न कर जाए, हमें उसे प्रिवेंट करना है। ठीक, और इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, उसकी रक्षा कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। नाउ शंट की फिर वैल्यू हम किस तरह से मेंटेन करें, तो शंट की वैल्यू हम इस तरह से मेंटेन करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की करंट मैक्सिमम करंट से जो उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन को ला सकती है, जिस करंट में गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है उस करंट से ज्यादा एक्सीड न करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर वैल्यू की शंट को चूज करना होगा। सो हम शंट को इस तरह से चूज करेंगे कि उससे जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है इट शुड नॉट और डज नॉट एक्सीड द करंट दैट कॉजेस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए किस तरह से हम शंट की वैल्यू को मापेंगे, उसको मैं आपको एक छोटे से आर्टिकल में सिखाता हूं। नाउ मान लेते कि ये हमारी गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा शंट है। गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन लाने वाली करंट है उसको मैं I सबस्क्रिप्ट G मान लेता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया है कि जो करंट है हमारे गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन लाएगा वो I सबस्क्रिप्ट G है। हमने ये भी माना है कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है या फिर उसके जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है, शंट की रेजिस्टेंस R सबस्क्रिप्ट S है, और जो करंट में मापना चाहता हूं वो I है। तो आप देखिए अब I करंट में मापना चाहता हूं। अच्छा, अब मेरी गैल्वेनोमीटर तो इससे ज्यादा करंट मतलब फ्लो नहीं करवाना है मुझे, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो I सबस्क्रिप्ट G जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर से पास करवा देते हैं मैक्सिमम। और बची कितनी अब करंट मेरे पास, I माइनस I सबस्क्रिप्ट G, जो कि मैं शंट से पास करा देता हूं। तब इस तरीके से हमारे इस जंक्शन में करंट का डिवीजन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में ना। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, आप सोचिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट्स के बीच में क्या सेम रहता है, ऑब्वियसली वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ वोल्टेज I इंटू R होता है। तो हमारी शंट के पास कितना वोल्टेज है, दैट इज I माइनस IG इंटू आर एस। गैल्वेनोमीटर के पास कितना वोल्टेज है, दैट इज IG इंटू G, और दोनों सेम होंगे क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तब उस हिसाब से RS की वैल्यू, शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर मैं बात कहूं तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे I माइनस IG को डिवाइड कर देना होगा। एंड फाइनली इस फॉर्मूले की मदद से मैं शंट की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं फॉर करंट I जो मैं मापना चाहता था, तब मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इस एक्सप्रेशन से I को निकालना है। तो आप क्या करिए, यहां पे IG इंटू G है,
आप माइनस आई जी इंटू आर एस को लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर करें एंड फाइनली आर एस को डिवाइड कर दें, आपको मिल जाएगी करंट आई की वैल्यू। और आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट है। और इसलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि जो करंट में मापने की इच्छा रख रहा था, जो करंट में मापने के लिए वहां पर एमीटर को कनेक्ट किया था, उस करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बिल्कुल जो करंट हम मापने गए थे वो आईजी के मेजरमेंट के थ्रू हम निकाल पाएंगे। तो मान लेते कि हम आईजी की वैल्यू को माप रहे हैं, क्योंकि देखो जो गैल्वेनोमीटर है वो रेस्पॉन्ड कैपिटल आई को नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपिटल आई तो गैल्वेनोमीटर से थोड़ी फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर से कौन फ्लो कर रहा है? दैट इज आईजी। तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है, जो उसका इंडिकेटर है, वो रेस्पॉन्ड किसको कर रहा है? वो आईजी को कर रहा है, न कि आई को। बट हमने ये क्या देखा कि जो करंट हम मापना चाहते हैं वो आईजी के प्रोपोर्शनल है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं प्रॉपरली हमारे एमीटर को कैलिब्रेट करूं, तब उस केस में आईजी को माप करके मैं कैपिटल आई को माप सकता हूं। मान लेते हैं कि कैपिटल आई की वैल्यू आईजी की तुलना में 10 टाइम्स है, तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर का जो स्केल था उसको मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बना देता हूं, तब उससे मुझको 10 टाइम्स वैल्यू की जो करंट आई है वो मिल जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेट करना, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा एमीटर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मापते हैं। सो अगर मान लिया जाए किसी सर्किट में कोई एलिमेंट है और उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमें ये पता लगाना है, अगर ये हम मापना चाहते हैं, तो जिस डिवाइस की हम मदद लेंगे उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली वोल्टेज। इसे हम वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो ऐसा डिवाइस जो वोल्ट बताए उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और क्योंकि वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, इस डिवाइस को वोल्ट मीटर कहा गया है। एक बात आपको जो बिल्कुल याद रखनी चाहिए और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम उस एलिमेंट के साथ या उस ब्रांच के साथ पैरेलल में कंबाइन करते हैं जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज बताना होता है। वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन हमेशा उस एलिमेंट के साथ पैरेलल में किया जाता है जिसकी वोल्टेज हमें बतानी होती है। इससे एक बात क्या इंश्योर हो पाती है कि जो वोल्टेज हमें निकालना है, जो वोल्टेज हमें बताना है, वही वोल्टेज उस वोल्ट मीटर के पास भी हो। जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज रहता है, तो अगर मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में कंबाइन करूंगा किसी एलिमेंट के साथ, तो जितना एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा एग्जैक्टली वही वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी रहेगा। और इसलिए इस बात को हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे कि हम वही वोल्टेज निकालें जो हमें निकालना है। और इसीलिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही कंबाइन किया करते हैं। यहां पर मैं एक सिचुएशन को आपको समझाता हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लोड है जो किसी सर्किट का एक हिस्सा है, एक रेजिस्टर है मान लिया, और किसी बड़ी सर्किट का एक ये हिस्सा है, और इसके पास कितना वोल्टेज है ये मैं पता लगाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे पैरेलल में एक वोल्टमीटर को कंबाइन करना है। ठीक, वोल्टमीटर को मान लेते कंबाइन करने के पहले, है ना, मान लेते इस लोड से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू थी मान लो आई, जो मैं निकालने की यहां पे कोशिश करूंगा वोल्टेज के लिए। तो नाउ मान लेते कि इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के पहले जो इस लोड से फ्लो होने वाली करंट थी वो थी आई, और मैं लोड के रेजिस्टेंस को मान लेता हूं आर, है ना। तो मुझे ये बताइए कि मैं कितना वोल्टेज यहां पे निकालने वाला हूं, मैं किस वोल्टेज को यहां सर्च कर रहा हूं, मैं कौन से वोल्टेज की वैल्यू मैं यहां पे बताना चाहता हूं या निकालना चाहता हूं। डेफिनेटली मैं आई आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ओम्स लॉ कहता है
कि अगर किसी रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट आई है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसके पास रहने वाला वोल्टेज आई इंटू आर होना चाहिए। और इसी वैल्यू को मैं पता लगाना चाहता था, इसी वैल्यू को मैं मापना चाहता था, और इसी वैल्यू को मापने के लिए मैंने वोल्टमीटर की मदद ली, जो इसके साथ मैंने पैरेलल में लगा दिया। अब मान लेते हैं कि जो वोल्टमीटर मैंने यहाँ पे लगाया, इसकी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसकी भी मान लेते कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फाइनाइट है। अब उससे क्या होगा सोचिएगा। उससे हुआ ये कि जैसे ही मैंने वोल्टमीटर को सर्किट में लगाया, पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बदल गई। अब सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल गई तो हो सकता है हमारे लोड की तरफ आने वाली करंट बदल गई हो, और हो सकता है कि उस करंट के बदलाव के कारण लोड के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाए। भैया जो वोल्टेज मैं निकालना चाहता था, जिस वोल्टेज की वैल्यू मैं चाहता था फाइंड आउट करूं, मैंने उसी को बदल दिया। तो भैया यहाँ पे तो एरर आएगा, यहाँ पे तो गलती हो जाएगी, हमारी मेजरमेंट की जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी। तो मैं क्या करूं अब? तो आप खुद सोचिए कि अब हमारा वोल्टमीटर कैसा होना चाहिए, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे मेरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव ना आए। हमारे सर्किट में वोल्टमीटर के कनेक्शन के पहले जहां पे जितनी जितनी करंट फ्लो हो रही थी, अब भी वहां वहां उतनी उतनी करंट फ्लो होती रहे। हमारे लोड जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना था, कनेक्शन के पहले वोल्टमीटर के जो वोल्टेज थी कनेक्शन के बाद भी उतनी ही मेंटेन्ड रहे। क्या होना चाहिए आप सोचिए, क्या हमारे वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए? आंसर बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इट शुड बी इनफाइनाइट। अगर अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट हो, तब उससे हमारे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके कारण अगर मैं लोड के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर लगा भी दूं, और क्योंकि इसके रेजिस्टेंस को फिलहाल हम आइडियली इनफाइनाइट मान रहे हैं, तो कोई भी करंट इसके थ्रू पास करेगी ही नहीं, और क्योंकि कोई भी करंट इसकी तरफ नहीं जाएगी, मेरे लोड से फ्लो होने वाला करंट आई नहीं बदलेगा, लोड के अक्रॉस रहने वाली वोल्टेज नहीं बदलेगी, और इस केस में हम एकदम एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू निकाल पाएंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होगा। सो इससे आप बिल्कुल याद रखिएगा कि एक आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। बट आइडियल अगेन कुछ होता तो नहीं है। एक आइडियल वोल्टमीटर बना पाना या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मेंटेन कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल या फिजिबल तो हो पाएगा नहीं, और इसीलिए हम लोग जनरली प्रैक्टिकल केस में एक वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को लार्ज या फिर हाई मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो इन प्रैक्टिस वोल्टमीटर्स आर डिजाइंड विथ हाई रेजिस्टेंस। आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एक गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन। बिल्कुल, एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, तब उस केस में आपको गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आर सबस्क्रिप्ट एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एस एक्चुअली सीरीज को लेकर के है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो यहां पर आप खुद सोचिए, मैंने एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्यों लगाया होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ताकि हम हमारे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ा सकें। और ये जितना बड़ा होगा, सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टर जितना बड़ा होगा, हमारे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी और उतना परफेक्ट हमारा वोल्टमीटर होगा। तो इसीलिए अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो सिंपली गैल्वेनोमीटर के साथ आपको सीरीज में एक हाई वैल्यू वाली रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना होगा। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय एडिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट। सीरीज में लगाने का एक फायदा और क्या है हाई रेजिस्टेंस को? फायदा यह है कि भैया गैल्वेनोमीटर में एक
पर्टिकुलर वैल्यू से करंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जिस करंट की मदद से हम गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्रिएट कर पाते हैं या कर पाएंगे, गैल्वेनोमीटर की कॉइल से उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि मैंने जैसे ही वोल्टमीटर को लोड के साथ पैरेलल में लगाया, और अगर मान लेते पैरेलल में लगाने के दौरान जो वोल्टेज है वो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की कॉइल में मैक्सिमम परमिटेड करंट को एक्सीड कर जाता है या कर देता है, तब उस केस में तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, रीडिंग वो गलत देगा। हो सकता है हमारी जो फॉस्फोरस की जो वायर थी वो टूट जाए, या हो सकता है न भी टूटे, बट जिस करंट में उसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ चुका है, आता है, उससे ज्यादा अगर आप करंट फ्लो करा भी दोगे तो आपको क्या हासिल हो जाना है, आप तो डेफिनेटली करेक्ट वैल्यू जज ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हम इस सीरीज रजिस्टर को इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं, तो इससे एक बात तो इंश्योर हो पाता है कि जितना भी वोल्टेज हम मापना चाहते हैं वो वोल्टेज हमारे गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम परमिटेड करंट को एक्सीड होने न दे। क्योंकि मैंने यहां पर इसको सीरीज में लगा दिया है, हम गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल कर पाएंगे, उसे प्रिवेंट कर पाएंगे मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करने के लिए। सो दिस सीरीज कॉम्बिनेशन कंट्रोल्स द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, preventing it from exceeding the current that causes full scale deflection of the galvanometer. Now, तो हम इस केस में जो सीरीज में कंबाइंड रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या एक कंडीशन रख सकते हैं भैया, कि हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो सीरीज में कंबाइंड रजिस्टर है उसकी वैल्यू को इस तरह से चूज किया जाए, इस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल से फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम परमिटेड करंट को एक्सीड ना करे। बस इसी बात का हमको ध्यान में रख के यहाँ पे R सबस्क्रिप्ट S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो द सीरीज रजिस्टर इज चूजन सच दैट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर डज नॉट एक्सीड द करंट दैट कॉजेस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। तो हम इसी तरह से या इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही RS की वैल्यू को चूज करेंगे। तो कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में हमको सीरीज में कंबाइंड रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बस इसी कंडीशन को फॉलो करना है। तो देखिए इस कंडीशन को फॉलो करके मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए हमारे सामने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मैंने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, और जो वोल्टेज मैं मापना चाहता हूं वो वोल्टेज है V। ठीक, ये मेरी मैक्सिमम वोल्टेज है जो मैं वोल्टमीटर की मदद से मापने की इच्छा रखता हूं। तो डेफिनेटली V की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आप खुद सोचिए। V की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं IG इंटू RS प्लस जी। RS प्लस जी क्यों, क्योंकि सीरीज में अगर ये कंबाइंड रहेंगे तो इस केस में हमारे वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी RS प्लस जी। अब इससे फ्लो होने वाली करंट है हमारी मैक्सिमम परमिटेड करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसको हमने IG माना हुआ है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमारा IG है। तब इस केस में करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी वोल्टेज हो जाएगी। तब उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं RS की वैल्यू कितनी होगी, तो डेफिनेटली आप IG को डिवाइड कर दीजिए एंड गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को RHS में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको RS की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से आप सीरीज में कंबाइंड रजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे। खैर, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन से IG की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, देखिए इट विल बी V अपॉन G प्लस RS। और यहां पे क्या हम देख पा रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट है वो वोल्टमीटर के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे हम क्या सीखे कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर के थ्रू, उतना ज्यादा वोल्टमीटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो उतनी ज्यादा वैल्यू मेजर कर पाएगा। तो अगर हम करंट की वैल्यू को डबल होता हुआ देखेंगे तो वोल्टेज भी डबल होगा, ट्रिपल होता हुआ देखेंगे तो वोल्टेज भी ट्रिपल होगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करके जो भी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके थ्रू हम एक स्केल बना करके
करंट की मदद से हम वोल्टेज को बना बैठेंगे या बता बैठेंगे। तो यहां पे एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की करंट के साथ एक प्रॉपर कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमको वोल्टेज V की वैल्यू मिल जाएगी, और इस प्रोसेस को अगेन हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेट करना, कैलिब्रेशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बिल्कुल RS की वैल्यू निकाल सकते हैं। RS की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, IG को डिवाइड करके फिर आपको G को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फाइनली आप LCM लेकर के इस फॉर्मूले को डेवलप कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन कंप्लीट होता है। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, जिससे आपको आज मैंने जो कुछ भी सिखाया उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाए। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है, टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर the number of turns in the coil is increased, magnet is taken in the form of horseshoe, poles are cylindrically cut, coil is wound on aluminum frame। इसका जवाब आपको मालूम है ना। मैंने बहुत स्ट्रेस दे करके, काफी ज्यादा जोर दे करके मैंने इस बात को समझाया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करने के लिए हम मैग्नेट के जो पोल्स की फेसेस होती हैं उनको हम सिलिंड्रिकली कट करते हैं, और इसीलिए इस सवाल का आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला सवाल, द फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप इज यूज्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट्स टॉर्सनल कांस्टेंट इज स्मॉल, इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक। इसका आंसर भी आपको परफेक्टली मालूम है कि इसका टॉर्सनल कांस्टेंट स्मॉल होता है, और इसके कारण करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू काफी बढ़ा पाते हैं। हम चाहते हैं हमारा गैल्वेनोमीटर काफी ज्यादा सेंसिटिव हो और छोटे से छोटे करंट को बताए, एंड फॉर दैट रीजन हमें C की वैल्यू को, टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को स्मॉल मेंटेन करना होगा। करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला था क्या था, इट वाज NAB डिवाइडेड बाय C, और जितना छोटा C उतना ज्यादा सेंसिटिविटी, और इसी कारण से हम फॉस्फोरस ब्रोंज वायर की स्ट्रिप को या वायर को हम यूज करते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection for 10 milliampere current. What should be the value of shunt so that it can measure current up to 100 milliampere? तो कह रहा है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं कराना है। क्यों? इस करंट में गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है। हमारी गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो फुल वैल्यू तक पहुंच जाता है, तो इससे ज्यादा करंट फ्लो करा के क्या ही हासिल हो जाएगा। अगर आप करंट इससे एक्सीड कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर और आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमको गैल्वेनोमीटर के थ्रू ध्यान रखते हुए कि ये करंट न बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें शंट की वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इस बात को मैंने आपको अलग से समझाया था कि शंट की वैल्यू कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट से एक्सीड न करे, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 100 मिली एम्पियर की करंट मापनी है। तो अगेन यहाँ पे हमको इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है, और एमीटर के केस में हमने क्या कहा था कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होगी उसके साथ पैरेलल में एक शंट को लगा दो जिसके रेजिस्टेंस को हमने RS माना था। अब देखो कितना करंट मापना है हमें, दैट इज 100 मिली एम्पियर जो मैं मापना चाहता हूं। बट कह रहा है गैल्वेनोमीटर के साथ फ्लो होने वाली करंट 10 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बची हुई सारी की सारी करंट को क्या करूं मैं, शंट से पास करा देता हूं। तो शंट से कितनी करंट पास करेगी, इट विल बी 90 मिली एम्पियर। कैसे आया, किरचॉफ्स करंट लॉ से आया, 100 माइनस 10 बिकम्स 90 मिली एम्पियर। अब दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से रखा गया है, शंट को तो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं जिससे हमारे एमीटर के रेजिस्टेंस में कमी आ जाए, एक्सेस करंट को ये डाइवर्ट कर पाए। सारी बातें आपको बार बार रिवाइज करनी है। तब उस हिसाब से हमको ये भी बोला है कि गैल्वेनोमीटर के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसको हमने कैपिटल G से शो किया हुआ था उसकी वैल्यू 100 ओम है।
तो बोलता है कि शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो दोनों पैरेलल में कंबाइंड है, लगा देते फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, दैट इज वोल्टेज, मतलब शंट के पास रहने वाला वोल्टेज एंड गैल्वेनोमीटर के पास रहने वाले वोल्टेज दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, आई आर दैट इज 90 मिली एम्पियर इंटू आर एस मस्ट बी इक्वल टू क्या, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर दैट इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम। नाउ 10 मिली एम्पियर की मदद से मैं 90 मिली एम्पियर को अगर रिड्यूस करूं तो यहां पे 9 बचता है, तो फाइनली आर एस की वैल्यू आ जाती है 100/9, जिसकी वैल्यू 11.11 ओम आ रही है। और इतनी ही वैल्यू की मुझे शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और ये छोटी वैल्यू है, मैंने कहा था कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को स्मॉल मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे इस वैल्यू की हमें एक शंट रेजिस्टर को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है, जी की वैल्यू गिवन है 20 ओम। इट रिक्वायर्स 0.01 एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पे हमको आई जी की वैल्यू दे दी गई है, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 0.01 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट। हम चाहते हैं इसे एक वोल्ट मीटर में बदलें, और वोल्ट मीटर में बदल करके हमें कितना वोल्टेज मापना है, मैक्सिमम 20 वोल्ट को मापना है। तो क्या किया था हमने कहा था कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो जैसे कि मान लेते ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और इसके साथ सीरीज में मैंने एक हाई रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाया वोल्ट मीटर। अब क्योंकि कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मींस 0.01 एम्पियर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो नहीं करेंगे। लेकिन हमें वोल्टेज मापना कितना है, दैट इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तब उस हिसाब से मुझको अगर करंट को लिमिट करना है तो इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को बढ़ानी पड़ेगी। इस वोल्टेज को अगर मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दूं, है ना, अगर मैं इस वोल्टेज को गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दूं, तो अब बताओ कितनी करंट फ्लो हो जाएगी गैल्वेनोमीटर से। ऑब्वियसली आप कर दो, मान लो गैल्वेनोमीटर को मैं 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं, तो गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो करेगी, ओम्स लॉ से बताइए, दैट इज आई इक्वल टू वी बाई आर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी, और 1 एम्पियर की करंट तो इस वैल्यू से 100 टाइम्स ज्यादा है। बोलता है कि गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम इतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए, और अगर आप 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दोगे तो फिर तो खराब हो जानी है चीजें। इसीलिए इस करंट को कंट्रोल करना है मुझे करंट मैक्सिमम इतनी ही मेंटेन करनी है, और इसीलिए मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर को लगा करके टोटल पाथ के रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, और टोटल पाथ के रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण मेरी करंट की वैल्यू में कंट्रोल कर पाऊंगा। तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं आई जी मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट जो मुझे अप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय व्हाट, इन दोनों के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, दैट इज 20 प्लस जो मुझे बताना है। उस हिसाब से फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आई जी की वैल्यू मुझे गिवन है 0.01 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस आर एस। नेक्स्ट स्टेप में मैं आर एच एस के डिनोमिनेटर से 20 प्लस आर एस को एल एच एस की तरफ ले लेता हूं, और 0.01 को मैं आर एच एस में डिवाइड कर देता हूं। तो 20 अपॉन 0.01 विल बी इक्वल टू 2000। तो फाइनली बता दें आर एस की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 माइनस 20 दैट इक्वल्स टू 1980 ओम। और यही इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। और देखिए ये वैल्यू बड़ी आई है, क्योंकि हमने कहा था आइडियली वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, एंड प्रैक्टिकली हम उसे जितना बड़ा मेंटेन कर पाए करेंगे। और इस केस में हमको एक 1980 ओम के रजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम
अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये आपकी क्लास 12th का 5वां चैप्टर है।